हाँ जी बच्चों। सो कैसे हैं आप लोग? वेल, तो आज हम लोगों का डिस्कशन है चैप्टर 8 और इकोनॉमिक्स में आपका ये मनी वाला चैप्टर। इस चैप्टर में टोटल 3 यूनिट्स है। यूनिट 1 दैट टॉक्स अबाउट डिमांड ऑफ मनी, यूनिट 2 दैट टॉक्स अबाउट सप्लाई ऑफ मनी और यूनिट 3 दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो अभी एक एक करके हम लोग शुरू करेंगे। तो पहले यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं और देखिए इसका नाम है डिमांड ऑफ मनी, या आप कह सकते हो मनी का डिमांड। तो देखिए मनी डिमांड का क्या मतलब है सर? व्हाट इज मेंट बाय डिमांड ऑफ मनी या मनी की डिमांड, राइट? अभी तक हम लोग जैसे डिमांड और सप्लाई की थ्योरी पढ़े माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वो डिमांड जो थी दैट वाज ऑफ कमोडिटीज, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विस का डिमांड नॉर्मली उसके प्राइस पर डिपेंड करता है, लेकिन अभी हमारा जो थ्योरी है वो है मनी का डिमांड। मतलब वहां पर मनी की सप्लाई कांस्टेंट थी, अभी यहां पर मनी की डिमांड और सप्लाई को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज ए डिफरेंट थिंग। तो मनी डिमांड यानी मनी की कितनी डिमांड होगी। सर आप खुद सोच कर देखिए, अभी सपोज करिए कि आप कहीं जॉब करते हैं और आपकी मंथली सैलरी लेट अस से 2 लाख रुपीज पर मंथ है, राइट? एंड दैट मनी कम्स टू योर बैंक अकाउंट, वो आपके बैंक में हर महीने आ जाता है। नाउ हाउ मच मनी विल यू कीप इन योर हैंड? सो एक बात ये समझिए कि जो कैश इन हैंड है देखिए वो भी मनी है, और जो पैसा आपने सेविंग अकाउंट में अपने बैंक में रखा हुआ है भाई वो भी मनी है ना? अभी दैट कैन बी यूज्ड एनी टाइम, आप उसको अभी ट्रांसफर कर सकते हो, अभी यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, तो वो भी मनी है। अब देखिए एज हम सब कॉमर्स वाले हैं तो हमको अच्छे से पता है कि जितना हम कैश इन हैंड रखेंगे, फिर बोल रहा हूँ कैश इन हैंड का मतलब कैश और बैंक बैलेंस, डिमांड डिपॉजिट, जितना हम कैश इन हैंड रखेंगे उस पर वी आर लूजिंग इंटरेस्ट। सर कैश रखने पे तो कुछ मिलेगा नहीं, इफ वी इन्वेस्ट दैट मनी समवेयर तो एटलीस्ट वी कैन अर्न सम मनी, सम अमाउंट ऑन दैट। तो ये जो कैश इन हैंड रखने की बात है, हाउ मच कैश इन हैंड अ पर्सन विल कीप, दैट इज डिमांड ऑफ मनी। वो मनी की डिमांड है और बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। तो आइए लेट अस स्टार्ट दिस। तो सबसे पहला देखिए कॉन्सेप्ट है कि मनी का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ मनी, राइट? सो मीनिंग ऑफ मनी यानी कि मनी क्या है। तो सर देखिए इस पे एमसीक्यू हाँ हाँ कुछ भी बन सकता है। तो मीनिंग ऑफ मनी, मनी अलग अलग टाइम पर देखिए अलग अलग एसेट्स रहा। लाइक एक समय होता था जब लाइक काउरी शेल्स, हिंदी में आपने वो कौड़ी सुना होगा, उसको एज मनी यूज करते थे। फिर एक टाइम ऐसा भी था जब गोल्ड क्वाइंस मनी के रूप में यूज होते थे, सिल्वर क्वाइंस मनी के रूप में यूज होते थे। अभी मनी का जो मॉडर्न है वो तो फिएट मनी है, इस पे अभी आते हैं। तो मनी रेफर्स टू एसेट्स which are commonly used and accepted as a means of payment or medium of exchange or transferring purchasing power। तो देखिए मनी की बेटा जो डेफिनेशन है, तो बेसिकली वो मनी के फंक्शंस को ही कवर करती है। somebody said money is what money does, मतलब हाउ आर यू गोइंग टू डिफाइन मनी?
सर मनी को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो कोई डेफिनेशन में क्या है, फंक्शंस बता रखे हैं सब इन्होंने, कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो किसी और बात को करती हो। तो मनी इज व्हाट मनी डज। नाउ व्हाट डज मनी डू? तो मनी क्या करती है? देखिए, नंबर वन, मीन्स ऑफ पेमेंट, जिससे हम पेमेंट्स कर सकते हैं। तो जिस चीज से हम पेमेंट्स कर सकेंगे दैट इज सिंपली मनी। दूसरा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज की वैल्यू, किसी भी चीज की एक्सचेंज वैल्यू मनी में डिटरमाइन होगी। सो इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और आप परचेजिंग पावर ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये सिंपल फंक्शंस हैं, यही मनी की डेफिनेशन है, कोई खास बात नहीं। चलिए, अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट पर आते हैं, एंड दैट इज फिएट मनी। सो सोचिए, व्हाट इज फिएट मनी? एनी आइडिया? गुड। देखिए, फिएट मनी एक तो इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू। अभी इस पर एमसीक्यू बन सकता है, तो एमसीक्यू बनता है फिएट मनी के ऊपर। सर देखिए, पुराने समय में, अभी जैसे मैंने कहा, गोल्ड कॉइन्स एक टाइम था वर यूज्ड एज मनी। अब जो गोल्ड कॉइन है उसकी अपनी खुद की वैल्यू है, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब उस कॉइन की अपनी कुछ ना कुछ कीमत है। गवर्नमेंट अगर सपोज उसको अपनी बैकिंग हटा भी ले तो वो उसकी अपनी वैल्यू की वजह से सेल हो जाएगा। अब आज के समय में लाइक वी हैव मनी इन द फॉर्म ऑफ दिस करेंसी नोट। तो करेंसी नोट तो देखिए, इट्स ए नॉर्मल थिंग। सो इट्स जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, बट इट हैज ए वैल्यू ऑफ 500 रुपीज। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट लॉ के द्वारा उसको लीगल टेंडर बनाया हुआ है। तो बच्चों, दिस इज फिएट मनी। अगर गवर्नमेंट इसको लीगल टेंडर मानने से इनकार कर दे तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। आपको याद होगा, एक बार डीमोनेटाइजेशन हुआ 8 नवंबर 2016, और गवर्नमेंट ने पुराने करेंसी नोट्स पे से उस पे लीगल बैकिंग, लीगल टेंडर मानने से मना कर दिया कि आज रात 12 बजे के बाद ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा। तो क्या हो गया बच्चों? ये तो जीरो हो गया। हालांकि दे गेव द एक्सचेंज ऑफर, यू कैन डिपॉजिट द मनी, बट हाँ, बहुत सारी चीजें थी। तो फिएट मनी का मतलब है, देखिए, जिसकी रियल वर्थ जीरो है, कुछ नहीं है, कागज है या किसी और फॉर्म में, बट गवर्नमेंट बैकिंग की वजह से, गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से उसकी वैल्यू है। सो दैट इज लीगल टेंडर, और उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? फिएट मनी। जैसे हमारा करेंसी नोट, जिसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं है। अब गोल्ड कॉइन होता तो उसकी अपनी वैल्यू। देखिए, गोल्ड कॉइन इज नॉट ए मनी टुडे। उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि गोल्ड की वैल्यू है, बट वो लीगल टेंडर नहीं है, तो उसको आज हम मनी नहीं मानते। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी, पहला फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि हम हर चीज को एक्सचेंज करेंगे मनी के फॉर्म में। आप मार्केट गए, सपोज आपने एक टीवी खरीदा, तो यू विल पे इन मनी। आपने मोबाइल खरीदा तो आप पेमेंट मनी में करोगे। आपने कोई सर्विस लिया, आप पेमेंट मनी में करोगे। एक्सचेंज में गुड्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा। बार्टर सिस्टम में गुड्स का एक्सचेंज होता था, मनी वाले सिस्टम में हर चीज की एक्सचेंज मनी में होगी। तो इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और देखिए इससे एक्सचेंज बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। सर दूसरा, वैल्यू ऑफ स्टोर। आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। सर वैल्यू है ये, तो अभी अगर मेरे वॉलेट में 500 रुपए का एक नोट रखा है, तो इसका मतलब मैंने ये वैल्यू स्टोर किया हुआ है। सर वैल्यू है 500 रुपए और वो स्टोर हो गई, जब भी मन होगा आई कैन यूज दैट फॉर एनी पर्पस। तो
वैल्यू को मैं स्टोर कर सकता हूँ, मनी के फॉर्म में हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे अभी कैश इन हैंड हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो अगर आप कैश इन हैंड रख रहे हो, ठीक है, आपके पास में अच्छा खासा कैश इन हैंड है, तो आपने वैल्यू स्टोर किया हुआ है। आपके पास कैश इन हैंड नहीं है तो आपने वैल्यू स्टोर नहीं किया हुआ है। आप अपनी पॉकेट में कुछ कैश रखते हो तो आप उतनी वैल्यू स्टोर कर रहे हो, राइट। तो मनी में हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बेसिस ऑफ क्रेडिट, इसके बेसिस पे हमको उधार मिल सकता है, क्रेडिट हो सकता है। यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, सारे पेमेंट्स बाद में जो करने हैं, इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मनी। तो हम कल को जो पेमेंट्स करेंगे मनी के फॉर्म में करेंगे, उन सबका मेजरमेंट मनी के फॉर्म में होगा। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, हर चीज का वैल्यूएशन बेटा मनी में किया जाएगा। मतलब कोई भी आइटम है, चाहे वो गुड्स है या सर्विस है, तो उसका वैल्यूएशन हम मनी में करेंगे कि इसकी कितनी कीमत है, तो वो मनी में निकाली जाती है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, तो देखिए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है मनी की और एक्सेप्टेबल, तो हर कोई इसको एक्सेप्ट कर लेता है। आप कुछ भी खरीदिए, कुछ भी पेमेंट करना है तो इट इज कॉमनली एक्सेप्टेबल। ड्यूरेबल है, दैट इज आप इसको लंबे समय तक रख सकते हो, लॉन्ग लास्टिंग है, पेरिशेबल नहीं है। इफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल, इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो देखिए अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, जो पढ़ भी नहीं पा रहा है, इवन वो करेंसी नोट्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये 100 रुपए का नोट है, ये 200 रुपए का नोट है एंड सो ऑन, तो वो रिकॉग्नाइजेबल है। डिफिकल्ट टू काउंटरफिट, अभी ऐसा दूसरा बनाना मुश्किल है, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, बट काउंटरफिट करना यानी नकली नोट बनाना मुश्किल होना चाहिए। मनी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। स्केर्सिटी, अब देखिए अगर स्केर्सिटी नहीं होगी, यानी मनी की सप्लाई आप बहुत ज्यादा बढ़ा दो, स्केर्सिटी का कॉन्सेप्ट ही वहां पे खत्म कर दो, तो फिर चीजों के प्राइसेस का क्या होगा, द प्राइसेस विल इंक्रीज, और इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे तो मनी की सप्लाई कंट्रोल करना भी जरूरी है। इजीली ट्रांसपोर्टेड, आप कैरी कर सकते हो उसको एक जगह से दूसरे जगह पर। पजेसिंग यूनिफॉर्मिटी, एक सा होता है, अभी पूरे देश में सपोज इंडिया की बात करें तो एक सा मनी सारी जगह पर चलेगा। और डिविजिबल है, तो अभी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करोगे, अरे सर एक्सचेंज हो जाएगा, 100 रुपए के 5 नोट के बराबर है ये, तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा। तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, राइट। चलिए आगे बढ़ते भैया। अब देखिए कॉन्सेप्ट है डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी। सर मनी की डिमांड पहली लाइन में लिखा है इज डिराइव्ड डिमांड। सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू पर्पजेस से आपका एमसीक्यू बन सकता है कि मनी की डिमांड कैसी होती है। ऑप्शन 1 ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस मतलब जिस चीज की खुद की डिमांड है और वो दूसरी चीजों की डिमांड या सप्लाई से अफेक्ट नहीं हो रही है, तो उसको हम ऑटोनॉमस बोलेंगे, तो वो हमारा ऑटोनॉमस कहलाएगा। जस्ट वन सेकेंड, राइट। सर दूसरा होता है डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का मतलब जो दूसरी चीजों की डिमांड से डिराइव हो रही है, जो दूसरी चीजों की डिमांड से अफेक्ट हो रही है, ऐसी डिमांड को हम डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। जैसे सीमेंट की डिमांड डिराइव्ड होती है, आप घर बनाओगे, ऑफिस बनाओगे, फैक्ट्री बनाओगे तो सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। एज सच खुद में नहीं है सीमेंट की कोई डिमांड, मतलब इट इज डिराइव्ड
विद द डिमांड ऑफ अदर थिंग्स। तो मनी की डिमांड भी कैसी है बच्चों? डिराइव्ड, ऑटोनॉमस नहीं है, ऑटोनॉमस नहीं है, डिराइव्ड है, दूसरी चीजों की डिमांड। सर ये गुड्स और सर्विसेज की डिमांड पे डिपेंड करती है। अभी एक व्यक्ति है जो बहुत ही कम चीजें परचेस करता है, उसकी नीड्स बहुत कम है, उसका मतलब दुनिया में कोई भी नहीं है, मान लीजिए अकेला है वो, और वो कंजूस किस्म का भी है, खर्च ही नहीं करता है, तो देखो उसको मनी की डिमांड भी कम है। वो ज्यादा पैसे जेब में रख के क्या करेगा? खर्च ही नहीं करने उसने। तो दूसरी चीजों की डिमांड से मनी की डिमांड ड्राइव्ड हो रही है। अब देखिए सर, दिस इज ए डिसीजन, ये डिसाइड करना होगा। कोई भी पर्सन ये डिसाइड करेगा कि वो कितनी मनी अपने पास रखेगा। मनी का मतलब है जो आपके पास पैसा रेडी तैयार है, जो कि आप कभी भी खर्च कर सकते हो। जब भी आपका मन करेगा तो यू विल स्पेंड दैट। तो वो सर, दिस इज गिवन स्टॉक ऑफ वेल्थ दैट शुड बी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी rather than keeping it in assets like bonds। तो सपोज करिए आपके पास में 10 लाख रुपए। अब एक ऑप्शन ये कि आप वो पूरा 10 लाख रुपया एज मनी अपने पास रेडी तैयार रखो, जब भी खर्च करना होगा खर्च करेंगे। तो ये तो हो गई मनी की डिमांड। एक ऑप्शन ये कि आप पूरा 10 लाख रुपया कहीं पर इन्वेस्ट कर दो। कहां करोगे? बॉन्ड्स में। बॉन्ड्स पे आपको क्या मिलेगा बेटा? इंटरेस्ट। तो कुछ ना कुछ इनकम होगी। तो देखिए ऑप्शन 1 10 लाख मनी, बॉन्ड्स जीरो। ऑप्शन 2 10 लाख बॉन्ड, मनी जीरो। अब आप कहोगे नहीं सर, दोनों ऑप्शन हम चूज नहीं करेंगे, हम कुछ अमाउंट मनी के फॉर्म में रखेंगे क्योंकि उस पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बट हमारी और नीड्स हो सकती हैं, एक्सपेंस करने हो सकते हैं, और कुछ अमाउंट या बचा हुआ अमाउंट हम बॉन्ड्स के फॉर्म में रखेंगे जिस पर एटलीस्ट हम कुछ इंटरेस्ट अर्न कर पाएंगे, और दैट इज द ट्रू। तो बच्चों यही मनी की डिमांड है। हाउ मच मनी आर यू विलिंग टू कीप रेडी फॉर your transaction needs or other needs, and but what amount you will invest in bonds. Okay, so what is demand for money? So this is a decision by an individual कि वो अपनी wealth का कितना portion as money रखेगा rather than keeping it as bonds। अब देखिए मनी की जो डिमांड है बेटा, उसकी कुछ अप्रोचेज हैं, कुछ थ्योरीज हैं। मतलब ये कि डिमांड ऑफ मनी कितनी होगी। तो जैसे हमने पढ़ा था ना, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। तो वहां पे उन्होंने थ्योरी हमको ये समझाई कि भैया देखो, प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होती जाएगी। यही थ्योरी थी, इसको लॉ ऑफ डिमांड कहते थे। फिर वो डिमांड स्केड्यूल बना दिया, फिर डिमांड कर्व बना दिया, पर बात यही थी कि प्राइस को हम सपोज इंक्रीज करते जा रहे हैं तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारी डिक्रीज होती जा रही है, लगातार रिड्यूस होती जा रही है। करेक्ट? एक ही थ्योरी पढ़ी ना, डिमांड ऑफ कमोडिटी, कुछ और था ही नहीं। लेकिन देखिए मनी की जो डिमांड है बेटा, ये ड्राइव्ड डिमांड है, ये अदर फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। हाँ सर, तो यहां पे हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं जो कि मनी की डिमांड को समझाने की कोशिश करती है। अप्रोच अलग है, सोच अलग है, और कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट है। ठीक है, अब जो है सो है। तो पहली थ्योरी है बच्चों, क्लासिकल अप्रोच।
तो अभी देखिए इस क्लासिकल अप्रोच में, क्लासिकल का मतलब जो आपकी पुराने टाइप की, ओल्ड टाइम की अप्रोच है, उसको क्लासिकल कहते हैं। सर क्लासिकल अप्रोच को क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी कहते हैं, क्यूटीएम। ओके, तो एक आपको ये याद रखना है, एमसीक्यू बन सकते हैं अप्रोचेस के नाम को कॉम्बिनेशन परमुटेशन करके। तो क्लासिकल अप्रोच का नाम है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्योंकि ये अभी क्वांटिटी पर बात करेगी। ठीक है, आइए अब क्योंकि क्लासिकल है तो क्लासिकल का मतलब ही ओल्ड थ्योरी है, सो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरीज। और किसने बनाया? सो इरविंग फिशर। ये भी देखिए एमसीक्यू पूछ लेते हैं कभी कभी। तो क्लासिकल अप्रोच ऑफ मनी यानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्यूटीएम, यानी इरविन फिशर सर। और अभी ये येले यूनिवर्सिटी में थे, येले नहीं होता है, परचेसिंग पावर ऑफ मनी, ये इन्होंने एक बुक लिखा 1911 में। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है सर, ये याद रखने की बात है। नाउ इनका क्या कहना है, देखिए नाउ कमिंग टू द थ्योरी। ये तो देखिए नाम से याद रखना है, क्लासिकल अप्रोच, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इरविंग फिशर, येल यूनिवर्सिटी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, 1911। तो ये तो इतिहास हो गया, पॉइंट्स टू लर्न हो गए। ठीक है, सिंपल है, गुड। अब इस अप्रोच में देखिए इन्होंने हमको ये बताया कि मनी की कितनी हम डिमांड करेंगे, मतलब हमारा जो डिमांड होगा बेटा वो कितना होगा, और कोई भी पर्सन कितनी मनी अपने पास रखेगा। ओके, तो व्हाट इज अ थ्योरी? सर इनका कहना है कि जो मनी है और जो प्राइस लेवल है उस पर क्वांटिटी ऑफ मनी डिपेंड करेगा। दीज आर द मेन डिटर्मिनेंट्स या वैल्यू ऑफ मनी। तो देखिए इनका फार्मूला समझते, बात क्लियर हो जाएगी। तो ये फार्मूला इस बात को कह रहा है भैया कि जो आपका सिर्फ एम का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन ऑन एन एवरेज इन एन इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी में मनी की टोटल सर्कुलेशन कितनी है, कितना रुपया है जो हम कह सकते कि मनी का स्टॉक है किसी भी इकोनॉमी में टोटल, राइट। तो सपोज अभी हम भारत की बात करें तो जो करेंसी इन सर्कुलेशन है, केवल करेंसी, ओके, तो राइट नाउ दैट इज अराउंड 20 लाख करोड़ रुपीस। तो अभी वो कितना है जी, लगभग लगभग बच्चों वो आपका 20 लाख करोड़ है। ठीक है, अच्छी बात है सर, एक सेकेंड, अभी ठीक है। तो ये कुछ इसने वो कर लिया, इसको डन कर देते हैं। तो कितना है जी, 20 लाख करोड़ मैं आपको बता रहा था, और ये मनी की टोटल सर्कुलेशन वैल्यू है एम, 2 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन रुपीस। तो ये आ गया द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। ओके, V इज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, मतलब ट्रांजैक्शन वेलोसिटी है, मींस कितनी बार उसका ट्रांजैक्शन हो सकता है। मतलब आपके पास में अगर कोई मनी है तो आप उसको साल भर में 4 बार रोटेट कर सकते हो, मतलब पैसा आएगा जाएगा आएगा जाएगा, तो वो 4 बार अगर रोटेशन हो सकता है, 4 साइकिल हो सकते हैं, तो उसको वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर 20 लाख करोड़ हमारे पास मनी है और लेट अस से कि 4 टाइम्स हम उसको रोटेट कर सकते हैं इन ए ईयर, दैट इज वेलोसिटी। नाउ प्राइस लेवल, तो प्राइस लेवल या पी का मतलब एवरेज प्राइस लेवल है कि चीजों का प्राइस कितना है, और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट इज टी। तो सर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस
और आपका ट्रांजेक्शन्स में कितनी वैल्यू यूज हो रही है, मतलब एक ट्रांजेक्शन में कितनी अमाउंट यूज हो रही है। P इज इक्वल टू ऑब्वियसली MB अपॉन T, अगर P इधर ले जाएंगे तो MB अपॉन T इज इक्वल टू P, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि मनी कितनी सर्कुलेशन में होनी चाहिए, राइट। तो ये मनी की डिमांड आ जाती है। सर ये क्वांटिटी थ्योरी है, इसका कहने का अर्थ है कि अगर ये देखिए 80 लाख हुआ, 8 ट्रिलियन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरे साल में 8 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और हमारी वेलोसिटी 4 है, तो मनी की जो डिमांड होगी वो 20 लाख होगी। सर 80 लाख का हमको परचेजिंग और ट्रांजैक्शंस करने हैं, 4 टाइम्स का सर्कुलेशन है, तो अगर हम 20 लाख करोड़ रुपया अपने पास रखें एज ए होल इन इकॉनमी, तो मनी की सप्लाई और डिमांड का काम चल जाएगा। तो ये क्वांटिटी थ्योरी है। आपको बेटा केवल ये फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल इस पे बिल्कुल सिंपल है। M टोटल मनी की सप्लाई या मनी का जो स्टॉक है, V दैट इज योर वेलोसिटी, सर्कुलेशन कितनी बार हो सकता है, P प्राइस लेवल है, और T टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है। तो अकॉर्डिंगली हम मनी का डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया डेफिनेशन में, और ये तो हो ही गया पुराना वाला पार्ट है, राइट। सर M डैश का मतलब है जो मनी हमारे पास बैंक डिपॉजिट्स में। सर आज की डेट में मनी इज नॉट हार्ड कैश ओनली, तो अभी ये हार्ड कैश है और ये बैंक के साथ जो डिपॉजिट्स है और उसकी जो वेलोसिटी है, ये इसकी वेलोसिटी है, ये इसकी वेलोसिटी है, बराबर प्राइस लेवल इनटू नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो फार्मूला सेम है, बट बैंक में जो मनी रखा हुआ है प्लस जो उसका वेलोसिटी है वो भी हमको यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। तो ये क्लासिकल अप्रोच थी ऑफ डिमांड ऑफ मनी, जो कि इरविन फिशर साहब ने बताई, और उसमें उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपके जितने ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है ना, आप उसके हिसाब से मनी की सप्लाई मनी की डिमांड डिटरमाइन करोगे। तो क्वांटिटी थ्योरी है, फॉर्मूला इज वेरी इजी, M इंटू V इज इक्वल टू P इंटू T, यानी आपका मनी का जितना भी स्टॉक है, V इज वेलोसिटी, P इज प्राइस लेवल, T is number of transactions. So with this we can determine how much money actually we need. That is the demand for money. Fine. Approach 1 is over. सर वो ट्रांजेक्शन्स के साथ सोच रहे, क्वांटिटी थ्योरी। अब दूसरी अप्रोच पर आते हैं, इट इज कॉल्ड कैम्ब्रिज अप्रोच। सर ये सब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाले बंदे हैं, सो इट इज कैम्ब्रिज अप्रोच, ओके। क्लासिकल नहीं है, ये क्लासिकल के बाद वाली है। और इस अप्रोच में देखिए इन अर्ली 1900s कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट्स थे, बड़े बड़े नाम है भैया इन लोगों का, तो आप सुने ही हो, एल्फ्रेड मार्शल, ठीक, AC पीगू, DH रॉबर्टसन, जॉन मेनार्ड कीन्स। अब कैम्ब्रिज अप्रोच में ये 4 बंदे हैं। क्वेश्चन बन सकता है सर 3 नाम इसमें से डाल दिए और एक उसने कोई किसी और इकोनॉमिस्ट का नाम लिख दिया और पूछ रहे फाइंड द ऑड वन आउट। कैम्ब्रिज का रेफरेंस देगा, मनी की बात करेगा क्वेश्चन आपसे। तो ये 4 बंदे हैं जिनकी सेम कॉमन थ्योरी है, विच इज नोन एज कैम्ब्रिज अप्रोच। नाम याद रखने आसान है, मार्शल हम सब जानते हैं, पीगू साहब हम सब जानते हैं, और कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। मनी और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनका बहुत बड़ा रोल है भैया,
और बचे डीएच रॉबर्टसन। ध्यान रखिएगा बेटा, ये सब कैम्ब्रिज से एसोसिएटेड थे। सो दिस अप्रोच इज कॉल्ड कैम्ब्रिज अप्रोच, ये याद रखने की बात है। और इन्होंने फंडामेंटली डिफरेंट अप्रोच दिया, क्वांटिटी थ्योरी से एकदम अलग। ये है कैश बैलेंस अप्रोच। सर इसका नाम क्या है? कैश बैलेंस अप्रोच। सर ये देखिए, इनका कहना ये है कि आप पैसे क्यों रखते हो, वाई डू यू कीप मनी। तो अगर बेटा मैंने भी अपने वॉलेट में कुछ पैसे रखे हुए हैं मनी, तो काई को रखी हुई है। तो देखिए इनका कहना है कि दो पर्पसेस है, किसी भी व्यक्ति के पास मनी रखने के दो पर्पस हैं। एक है ट्रांजैक्शंस, तो इनेबलिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्लिट ऑफ सेल एंड परचेज एट टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी मैंने कुछ सेल किया, ठीक, देखो बार्टर सिस्टम में क्या होगा कि अगर आप सेल करोगे उसी टाइम पे आपको बाई करना पड़ेगा। सर यू गिव समथिंग एंड यू विल गेट समथिंग, तो साइमल्टेनियस हो रहा है। लेकिन मनी के साथ में ये साइमल्टेनियस की बात खत्म हो गई। आज मैंने गुड्स और सर्विसेज सेल किए तो मेरे को मनी मिल गया, दैट कैन बी स्टोर्ड। और मैंने उससे महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 साल, 10 साल बाद आई बॉट समथिंग। तो सेल और परचेस की टाइमिंग मेरी अलग हो गई, स्टोर ऑफ वैल्यू का काम कर रही है मनी। करेक्ट। तो देखिए कोई भी व्यक्ति मनी को एक तो इसलिए रखता है कि वो स्प्लिट ऑफ सेल परचेस, दूसरा ये कि हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। देखिए कल क्या हो किसने जाना, कल हमें सर हो सकता है हमारी गुड्स ना बिके, हमारे को मनी का सप्लाई इनफ्लो कम हो जाए, तो हमारे पास जो पुराना मनी है दैट कैन बी यूज्ड। अनसर्टेनिटी, अभी आप देखो इंडिया जैसे कंट्री में लोग जब तक अर्न कर रहे हैं वेरी गुड, कल को जब वो मान लीजिए एडवांसिंग एज है और ज़्यादा उम्र हो जाएगी और नहीं कमा पाएंगे, तो जो उन्होंने अपना ऐसे कहते हैं ना जो जोड़ा हुआ है, जो मनी इकट्ठा किया हुआ है, उस पर उनको कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिलते रहेंगे एंड दे कैन लिव पीसफुली। अनसर्टेनिटी कि कल कुछ नहीं अगर आमदनी है देन व्हाट, या और भी अनसर्टेन चीजें हो सकती हैं, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस हो सकती हैं। यू कैन नीड मनी फॉर दोज पर्पसेस। लाइक आप कहीं मार्केट ही गए और लेटस से मोटरसाइकिल से गए, अब आपकी बाइक की पंचर हो गई, तो आपके पास में थोड़ा मनी होना चाहिए ना कि इस तरीके की कोई अनसर्टेनिटी अगर है तो उसके अगेंस्ट हेज, मतलब आप सेफ रहो, आपको एक कुशन का काम करती है वो मनी, और उससे आप उस अनसर्टेनिटी को हैंडल कर सकते हो। तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए तो इनका फॉर्मूला है डिमांड फॉर मनी बैलेंस, एमडी, ओके, इज इक्वल टू वाई इज रियल नेशनल इनकम। सर वाई से नेशनल इनकम को डिनोट करते हैं, रियल, इनटू पी। पी का मतलब है प्राइस लेवल, एवरेज प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन का रेट। तो देखिए जब पी वाई को हम किए मल्टीप्लाई, यानी कि रियल इनकम इनटू इन्फ्लेशन एडजस्टेड, तो ये आ गई नॉमिनल इनकम। तो सीधे सीधे नॉमिनल नहीं ले सकते थे ना, हम इकोनॉमिस्ट हैं, कोई भी बात सीधे करने का तो आदत ही नहीं है हमको। तो कैसे किया हमने, हमने पहले रियल इनकम ली, टोटल है पूरे कंट्री का, मल्टीप्लाइड बाई प्राइस लेवल किया। सर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो ये पी ज्यादा होगा और हमारी नॉमिनल इनकम ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। और इनटू प्रपोर्शन, सर सपोज हमारी जो नॉमिनल इनकम है और लेट अस से कि 3 ट्रिलियन है, 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर,
4 कर लो, चलो 5 कर लो जी। सर 5 कर लो जी, ठीक है, 5 ट्रिलियन US डॉलर रियल इनकम, बहुत बड़ी। अब ये हमारी जीडीपी और नॉमिनल इनकम मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब उसमें कैन वी कीप या शुड वी कीप ऑल दैट इन कैश? ऑब्वियसली नो। तो उसका एक प्रपोर्शन से लोग 10% पैसा इन द फॉर्म ऑफ मनी रखना चाहते हैं। तो दैट इज योर डिमांड फॉर मनी। तो दिस इज कैम्ब्रिज अप्रोच, काफी सिंपल है, बहुत सीधी सीधी अप्रोच है। और बेसिक जो देखिए इनका कॉन्सेप्ट है बेटा, वो ये है कि मनी की यूटिलिटी 2 प्रकार से है। सर एक है कि हम सेल और परचेज की टाइमिंग अलग कर सकते हैं। आज बेचेंगे, कल खरीदेंगे, परसों खरीदेंगे, साल भर बाद खरीदेंगे, 10 साल बाद खरीदेंगे। तो हमारा मनी का टाइमिंग सेल परचेज से हम गुड्स को अलग कर सकते हैं थ्रू मनी, बराबर। दूसरा, अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट ये एक रिस्क को रिड्यूस करने का काम करती है। तो डिमांड फॉर मनी इज नॉमिनल इनकम मल्टीप्लाइड, सॉरी, नॉमिनल इनकम ये आ गई हमारी पहले रियल इनटू प्राइस लेवल मल्टीप्लाइड बाय ये प्रपोर्शन जितना हम मनी के रूप में रखना चाहते हैं, राइट? सब अब देखिए ये वाला अप्रोच के बाद एक और थ्योरी आती है, एंड दैट इज कॉल्ड कीनेशियन या कीन्स थ्योरी ऑफ डिमांड ऑफ मनी। सर ये क्या है? तो बेटा ये हैं तो वही कैम्ब्रिज वाले, लेकिन इनकी अपनी अलग थ्योरी भी चल रही है, और उसका नाम है कीन्स थ्योरी ऑफ, कहाँ चला जाता पेज मेरा, सॉरी। सो ये यहां रहा, ठीक है, कीनेशियन थ्योरी ऑफ डिमांड ऑफ मनी। सर इसमें इन्होंने कहा कि भैया 3 पर्पज है, वो 2 कह रहे थे, एक टाइमिंग डिफरेंस सेल परचेस का, दूसरा हेज अगेंस्ट रिस्क। फार्मूला उन्होंने बनाया रियल इनकम मतलब नॉमिनल इनटू प्राइस लेवल इनटू प्रोपोर्शन व्हिच वी वांट टू कीप इन मनी। अप्रोच का नाम क्या रखना है उसका? कैम्ब्रिज। 2 हो गई, क्लासिकल फिर कैम्ब्रिज। अब है कीन्स या कीनेशियन थ्योरी। इसमें इन्होंने देखो ये जो थे ना जॉन मेनार्ड कीन्स, इन्होंने थ्योरी बनाई जिसका नाम है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। सर वी प्रीफर टू हैव टू कीप लिक्विडिटी यानी मनी। तो हम अपने पास में मनी रखना चाहते हैं ना, लिक्विडिटी, पैसा रहना चाहिए ना थोड़ा। सो दैट इज प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी। सपोज वही कि आपको 2 ऑप्शंस दिए जाए, यू कीप द मनी इन बॉन्ड्स एंड अर्न इंटरेस्ट, और यू कीप कैश इन हैंड, अर्न नो इंटरेस्ट। तो obviously you will not keep all cash in hand and lose all the interest. On the other hand, आप ये भी नहीं करोगे कि सारा बॉन्ड्स में रख दो नो कैश, यू प्रिफर सम लिक्विडिटी, एवरीवन प्रिफर। क्यों? सर क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पास अलग अलग पर्पजेज हैं, 3 मोटिव्स हैं टू कीप कैश। उस पर अभी आता हूं बच्चों। सर ये थ्योरी वाज क्वाइंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो ये नाम दिया जॉन मेनार्ड कीन्स ने, और बुक का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये आपको याद करना होगा, ईयर याद करना होगा, कीन्स भाई का नाम याद करना होगा। और इनका कहना है पीपल्स डिजायर टू होल्ड मनी, लोग पैसा रखना चाहते हैं रादर देन सिक्योरिटीज एंड इंटरेस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स में नहीं रखना चाहते, मतलब चाहते लेकिन कुछ मनी भी रखनी है। अब उसके पीछे इन्होंने कहा 3 मोटिव्स है। सर मेरे को क्यों पैसे रखने हैं?
क्यों, क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा 3 मोटिव्स हैं किसी भी व्यक्ति के पास में जिसकी वजह से वो कैश इन हैंड रखेगा। पहला है ट्रांजेक्शन्स, उसको भैया ट्रांजेक्शन्स करने, पेमेंट्स करने। अभी कोई बिजनेसमैन है तो उसको अपने बिजनेस में देखिए मटेरियल्स के पेमेंट करने, लेबर के पेमेंट्स करने, एक्सपेंसेस के पेमेंट्स करने, तो ट्रांजेक्शन मोटिव हो गया। सर कैश फॉर करंट ट्रांजेक्शन, पर्सनल भी हो सकते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स भी हो सकते हैं, और ये आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा। सर जिसकी इनकम जिस प्रकार से होगी ट्रांजेक्शन्स भी वैसे ही होंगे। तो देखिए वाई इज इनकम, K is ratio of earning which is kept for transaction purpose, proportion है कि कितना ट्रांजेक्शन्स में रखोगे। तो ये पिछली वाली थ्योरी आ गई, तो दिस इज प्रपोर्शन और अर्निंग्स, और ये आ गई ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी। सर ये अभी डिमांड फॉर मनी नहीं आई है, 3 मोटिव्स है, अभी एक मोटिव हुआ ट्रांजेक्शन मोटिव। हम मनी इसलिए रखते हैं क्योंकि हमको ट्रांजेक्शन्स करने, घर पे बात करें तो लाइक सब्जी वाले का पेमेंट करना है, मेड का पेमेंट करना है, बिजली का बिल पे करना है, these are transactions and for that we need money, so we keep some money that depends on our income into a proportion which we want to keep in money. दूसरा प्रिकॉशनरी, प्रिकॉशनरी जैसे कोई अनएंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर है, अभी आप कहीं जा रहे हैं, आपका बाइक पंचर हो गया तो यू नीड सम मनी, तो इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ इनकम, और देखिए कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे, और तो और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी को लगता है अरे देख लेंगे पंचर होगी, हो जाएगी, देखी जाएगी, किसी को डर लगता है अरे नहीं भाई कुछ पैसे रखने चाहिए मेरे को, तो ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट हाँ प्रिकॉशनरी मोटिव है, तो प्रिकॉशनरी पर्पस से भी बचो, हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ मनी अपने पास में रखते हैं। तो हमारी मनी की डिमांड हो गई, ट्रांजेक्शन नीड दैट वन, प्लस प्रिकॉशनरी दिस वन। उसके बाद में तीसरा आता है स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है, थोड़ा सोचिए, स्पेकुलेटिव पर्पजेस से भी क्या हम मनी अपने पास में रखते हैं, और क्या हमको मनी स्पेकुलेटिव पर्पज से रखनी चाहिए। स्पेकुलेटिव का क्या मतलब है? देखिए सर स्पेकुलेटिव मीन कि अगर सपोज आप कोई बिजनेस कर रहे हो, स्पेकुलेशन मतलब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो अचानक से मिल जाए, आप बिजनेस कर रहे हो एंड यू परचेज सम गुड्स रेगुलरली फ्रॉम ए सप्लायर, राइट, आप कुछ गुड्स सप्लायर से रेगुलरली खरीदते हो, एक दिन आपके सप्लायर का फोन आता है आपके पास, उसको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, और वो आपको ऑफर करता है कि भाई आप गुड्स खरीद लो, जो आप खरीदते रहते हो वही ले लो, और वो आपको अच्छे डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज उसे कैश की बहुत जरूरत है, और वो आपसे कहता है आप अगर अभी पेमेंट करो तो मैं आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा। अब देखिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, अब अगर आपके पास में मनी है, कैश इन हैंड है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाओगे। अब अगर आपके पास में मनी है ही नहीं तो आप इस अपॉर्चुनिटी का कोई फायदा नहीं ले पाओगे, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। दीज आर कॉल्ड स्पेकुलेटिव अपॉर्चुनिटीज, स्पेकुलेटिव नीड हो गया। और देखिए कभी कभी ऐसे मौके मिल जाते हैं कि अगर आपके पास में कैश है, मनी है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते हो। तो स्पेकुलेटिव का मतलब कि एक्सप्लॉइट एनी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, और ये स्पेकुलेटिव हो जाती है। अब देखिए सर देयर आर 3 मोटिव्स, कीन्स की थ्योरी, कीनेशियन थ्योरी ऑफ डिमांड ऑफ मनी, ये मोटिव से चल रहे हैं कि आपको ट्रांजेक्शन नीड है, यस, आपको अनसर्टेनिटीज के लिए पैसा चाहिए, ओके, और आपको स्पेकुलेटिव पर्पजेस से चाहिए। ये तीनों पर्पजेस से जो मेरी नीड होगी मैं ऐड कर दूं तो मनी की डिमांड आ जाएगी। नाउ
स्पेकुलेटिव डिमांड, मनी और इंटरेस्ट रेट्स आर इनवर्सली रिलेटेड। अगर इंटरेस्ट का रेट बच्चों बढ़ेगा, ठीक है, तो जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो कम हो जाएगी। सिर्फ ऐसा बनेगा ये डिमांड कर्व जैसा। इंटरेस्ट रेट्स पे सोच के देखिए, अगर इंटरेस्ट के रेट्स हाई है तो मैं ज्यादा मनी इन हैंड नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरे को उस पर ज्यादा नुकसान हो रहा है। सर 10 लाख है मेरे पास टोटल, जो कि मैं बॉन्ड्स में रख सकता हूं और कैश रख सकता हूं। अब जो बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट है मार्केट में वो खूब ज्यादा है, तो जितना मैं कैश रखूंगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट का मेरा नुकसान हो रहा है। तो जब हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो कैश की डिमांड कम हो जाएगी, और जब इंटरेस्ट रेट लो होगा तो मनी की डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट और मनी की डिमांड इन्वर्सली रिलेटेड है। सर ये एग्जांपल हो गया कि अगर रेट 0 कर दें तो जो डिमांड है बेटा वो इनफाइनाइट हो गई। ए पर्सन, अगर देखिए मार्केट में इंटरेस्ट रेट 0 है तो आपके पास जितना वेल्थ होगा यू वुड लाइक टू कीप इट इन मनी, आप सारा मनी में रखोगे सर, क्योंकि इंटरेस्ट तो मिल ही नहीं रहा है। अब ये इनफाइनाइट डिमांड हो गई और ये लिक्विडिटी ट्रैप भी कहलाता है। सर मार्केट में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी हो जाएगी, हर किसी के पास कैश ही कैश है, हर कोई कैश रखे हुए है, तो लिक्विडिटी ट्रैप कहलाता है। इसमें इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगा, चीजों के रेट बहुत तेजी के साथ में बढ़ेंगे, एक बड़ी अजीब सिचुएशन है। अदरवाइज जैसे जैसे रेट बढ़ेगा मनी की डिमांड कम होती जाएगी और बाद में ट्रैप हो जाएगा। अब देखिए एग्रीगेट, तो जैसा हमने डिस्कस किया कि भैया 3 पर्पसेस हैं, तो एग्रीगेट तो वो तीनों ऐड कर लो, राइट? आपका ट्रांजैक्शन नीड, आपका अनसर्टेनिटीज नीड, आपका स्पेकुलेटिव नीड। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप। सो व्हाट इज दिस लिक्विडिटी ट्रैप? अभी मैंने आपको बताया जहां पर डिजायर टू होल्ड बॉन्ड इज वेरी लो। सर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और 0 हो जाता है और मनी इनफाइनाइट डिमांड हो जाती है, ये लिक्विडिटी ट्रैप है, याद रहेगा? गुड। नेक्स्ट, पीपल एक्सपेक्ट टू राइज इन इंटरेस्ट रेट। लोगों को लगता है इंटरेस्ट के रेट बढ़ेंगे तो वो मनी रखे हुए कि जब बढ़ेंगे तो हम करेंगे, और बॉन्ड का प्राइस उससे गिर जाता है तो वो बॉन्ड खरीदते ही नहीं है। बेटा स्पेकुलेटिव डिमांड बिकम परफेक्टली इलास्टिक विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट, और स्पेकुलेटिव मनी डिमांड पैरेलल हो जाता है, मनी वो जो ट्रैप है सप्लाई ट्रैप। चलिए तो बच्चों इन्वेंट्री अप्रोच पर आए। देखिए अलग अलग अप्रोचेस हैं, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, जो है सो है, एंड दिस इज डिमांड फॉर मनी, बड़ा अलग सा टॉपिक है, अलग अलग अप्रोच और बता रखी है। खैर अब हमारे पास आता है बाउमल मॉडल। सर ये इन्वेंट्री अप्रोच कहलाती है, याद रखेंगे इन्वेंट्री अप्रोच मतलब बाउमल मॉडल। ये ट्रांजैक्शन बैलेंस के ऊपर है, तो ये दो लोगों ने बनाया, बाउमल साहब 1952 और मिस्टर टोबिन 1956। और रियल कैश बैलेंस इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच है। सर ये इन्वेंट्री मॉडल जैसा है। इन्वेंट्री मॉडल मतलब कि आप कितना कैश बैलेंस रखोगे, तो इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, दैट इज 2 इंटू एनुअल डिमांड फॉर मनी, जितनी ट्रांजेक्शन नीड है, इंटू ट्रांजेक्शन कॉस्ट दैट इज टी, डिवाइड बाई इंटरेस्ट रेट या कैरिंग कॉस्ट एंड होल अंडर रूट। एक सेकेंड, लेट मी सी वेदर द फॉर्मूला यहाँ दिया नहीं है बच्चों। तो ये सर इन्वेंट्री अप्रोच है, मैं बताता हूं आपको क्या था। सो 2 इंटू
आपका जो एनुअल ट्रांजेक्शन्स का नीड है, तो लेट अस से ए एनुअल ट्रांजेक्शन, टी ट्रांजेक्शन कॉस्ट अपॉन आई दैट इज इंटरेस्ट रेट और अंडर रूट। तो ये बाउमल मॉडल है, ठीक है, फॉर्मूला दिया नहीं होगा आपकी बुक में, बट ये दिस इज इन्वेंट्री मॉडल। बेसिकली एवरेज हमको कितना कैश रखना है, तो इन्होंने कहा कि जो आपकी एनुअल कैश नीड है वो ले लो इनटू ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, क्योंकि आप जितने बॉन्ड्स खरीद रहे हो बेच रहे हो तो हर बार आपकी कुछ ना कुछ उस पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है। सर आप पे दो ऑप्शन है, या तो कैश रख लो या बॉन्ड्स में रख लो। अब आपने पैसा बॉन्ड में डाल दिया, तो जब कैश की नीड होगी बॉन्ड सेल करोगे, जितनी बार बेच रहे हो आपकी कॉस्ट आ रही है और जितना कैश इन हैंड रख रहे हो उस पर आप इंटरेस्ट का लॉस कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ज्यादा इससे मतलब नहीं है फार्मूले से, जस्ट ऐसे ही बताया मैंने आपको। ये इन्वेंट्री अप्रोच है बच्चों, 1952 1960 56 सॉरी, बाउमल और टोबिन। बाउमल अप्रोच इन्वेंट्री अप्रोच, इसको इन्वेंट्री थियोरेटिक अप्रोच भी कहते हैं। और मनी को इन्वेंट्री जैसा मानेंगे तो कह रहे हैं ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड और कैश। बॉन्ड में कुछ कैश में, कितना कैश रखना है वो उस फार्मूले से निकलेगा, जिससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो जाए मेरी। ऑप्टिमम होल्डिंग इज पॉजिटिव फंक्शन ऑफ वाई, दैट इज योर इनकम और प्राइस लेवल। तो ये वाई इंटू पी करेंगे तो वो जो ए लिखा था मैंने वो आ जाएगा। और ट्रांजेक्शन कॉस्ट यानी टी और इंटरेस्ट रेट अपॉन आई, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को सी कह रहे हैं ये, तो वाई इंटू पी इंटू सी अपॉन आई, कोई फार्मूला है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा मनी का डिमांड निकल आएगा कि हाउ मच मनी वी शुड कीप इन हैंड। सर बस लास्ट है, तो जो हमने पहले पढ़ी थी क्वांटिटी थ्योरी, उसमें मिल्टन फ्रीडमैन ने रीस्टेटमेंट किया, उसको चेंज किया, स्पेकुलेटिव मनी को उसको एसेट प्राइस थ्योरी में जोड़ लिया। सर परमानेंट इनकम यानी जो सैलरी मिल रहा है या कुछ इस तरीके का है, और रिटर्न ऑन एसेट्स, एसेट्स पर जो बॉन्ड्स पे उसको रिटर्न मिल रहा है, तो उसको भी इन्होंने कंसिडर कर लिया और वो चीजें जोड़ ली। अब नॉमिनल डिमांड इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू प्राइस लेवल। अगर प्राइस लेवल बढ़ेगा तो बॉन्ड्स और स्टॉक रिटर्न्स रिस्पेक्टिवली कम हो जाएंगे। सिर्फ पैसा आदमी खर्च कर देगा तो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कम होगा और उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, टोटल वेल्थ का फंक्शन। तो ये बस उसमें एसेट की थ्योरी ऐड की है। और डिमांड फॉर मनी एज ए बिहेवियर ऑफ टूवर्ड्स फॉर रिस्क, तो इसको हम लोग देखिए ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितना हम मनी रखेंगे उतना रिस्क एवर्जन होगा, हम रिस्क को रिड्यूस कर पाएंगे। तो डिमांड फॉर मनी एवर्जन ऑफ रिस्क, तो ये टोबिन साहब की थ्योरी है। इन्होंने कहा मनी इज सेफ एसेट, मनी रखो, बट एन इन्वेस्टर वो ट्रेड ऑफ करेगा, बैलेंस करेगा, इक्विलिब्रियम किस बात में, इस बात में कि व्हाई शुड आई कीप ऑल दी मनी एंड लूज द इंटरेस्ट। और देखो सारा पैसा बॉन्ड्स में भी नहीं लगा सकते, तो कुछ एक्सटेंट तक बॉन्ड की रिटर्न को सेक्रीफाइस करेगा जिससे रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। तो रेशनल बिहेवियर और ऑप्टिमम स्ट्रक्चर्ड वेल्थ पोर्टफोलियो जिसमें बॉन्ड्स भी होंगे भैया और मनी भी होगी। तो कोई भी रेशनल, आप खुद सोचो, आपको मैंने एग्जांपल दिया, आपके पास 10 लाख है, आप सारा पैसा ना बॉन्ड में रखोगे और ना सारा पैसा आप कैश के रूप में रखोगे। तो स्टोर ऑफ वेल्थ है, इंटरेस्ट रेट के साथ में ये नेगेटिवली रिलेटेड है। तो दिस इज डिमांड ऑफ मनी। अगला यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। लेकिन बच्चों पहले आप उतना पढ़ो, थॉरोली रिवाइज करो, एक बार अच्छे से रीडिंग और वीडियो चाहो एक बार फिर देख लो तो आपको उससे रिवीजन हो जाएगा, और फिर एमसीक्यू ट्राई करिए। फिलहाल इतना ही, अगली क्लास में हम अगले यूनिट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।